हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रेखा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एट गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज हम इस वीडियो में बीएससी थर्ड ईयर में यूनिट फर्स्ट प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी में कॉम्पटन प्रभाव के बारे में डिस्कस करेंगे एवं किस प्रकार कॉम्पटन ने कॉम्पटन प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन किया, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो कॉम्पटन प्रभाव क्या है कि जब किसी निश्चित रंगदैर्ध्य के एक वर्णी अक्स किरणों को परिकिरणित करने वाले पदार्थ के नमूने जैसे कार्बन या कोई हल्की धातु एल्यूमिनियम पर आपतित किया जाता है तो अक्स किरणें परिकिरणित हो जाती हैं तथा इन परिकिरणित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य आपतित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य से अधिक हो जाती हैं, अर्थात परिकिरणित विकिरणों की आवृत्ति कम हो जाती है। तो इस घटना को कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं एवं कम आवृत्ति वाली रेखाओं को कॉम्पटन रेखाएं कहते हैं तथा यह जो तरंगदैर्ध्य में विस्थापन होता है उसे हम कॉम्पटन विस्थापन कहते हैं। अब किस प्रकार कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या की, तो इसके लिए एक फोटोन है, आपतित फोटोन है जिसकी ऊर्जा E बराबर h न्यू है तथा संवेग h न्यू बाई c है। यह m0 द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन से टकराता है। m0 इलेक्ट्रॉन का विश्राम द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E0 बराबर m0c² है तथा इसका संवेग 0 है। तो आपतित फोटोन में लक्ष्य इलेक्ट्रॉन में टक्कर होती है जिसके कारण फोटोन अक्ष के साथ थीटा कोण बनाते हुए परिकिरणित हो जाता है। एवं इस चित्र से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन फोटोन से ऊर्जा ग्रहण करके अक्ष के नीचे प्रतिक्षिप्त हो जाता है। अतः इस प्रकार टक्कर के कारण फोटोन की मूल ऊर्जा प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन तथा परिकिरणित फोटोन में डिवाइड हो जाती है। इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक संवेग 0 तथा इलेक्ट्रॉन का टक्कर के बाद संवेग mv है तथा परिकिरणित फोटोन की ऊर्जा E डैश बराबर h न्यू डैश एवं संवेग h न्यू डैश बाई c है एवं प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E बराबर mc² है। कॉम्पटन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन और फोटोन के मध्य टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ होती है जिसके कारण संवेग एवं ऊर्जा संरक्षित रहती है। अतः कॉम्पटन ने संवेग संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण के नियम का उपयोग करके तरंगदैर्ध्य में विस्थापन को ज्ञात किया। अतः ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार टक्कर से पूर्व ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद ऊर्जा। तो टक्कर से पूर्व आपतित फोटोन की ऊर्जा h न्यू तथा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा m0c²। अतः टक्कर से पूर्व कुल ऊर्जा h न्यू प्लस m0c² तथा टक्कर के बाद परिकिरणित फोटोन की ऊर्जा h न्यू डैश तथा प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा mc²। अतः टक्कर के बाद कुल ऊर्जा h न्यू डैश प्लस mc²। अतः ऊर्जा संरक्षण के अनुसार h न्यू प्लस m0c² बराबर h न्यू डैश प्लस mc²। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार अक्ष दिशा में चूंकि आपतित फोटोन केवल अक्ष दिशा में है तथा लक्ष्य इलेक्ट्रॉन अक्ष दिशा में ही टकराते हैं तो अक्ष घटक चूंकि फोटोन का संवेग h न्यू बाई c है तथा इलेक्ट्रॉन का संवेग टक्कर से पूर्व 0 है तो अक्ष घटक बराबर h न्यू बाई c प्लस 0 तथा परिकिरणित फोटोन का अक्ष दिशा में घटक h न्यू डैश बाई c कोस ऑफ थीटा तथा प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन का अक्ष दिशा में घटक mv कोस फाई होगा। अतः h न्यू डैश बाई c प्लस 0 इक्वल टू h न्यू डैश बाई c कोस ऑफ थीटा प्लस mv कोस ऑफ फाई। इसी प्रकार y घटक चूँकि आपतित फोटोन तथा इलेक्ट्रॉन अक्ष दिशा में टकराते हैं अतः इनके लिए y घटक में संवेग 0 होगा तथा परिकिरणित फोटोन का y दिशा में घटक h न्यू डैश बाई c साइन थीटा होगा तथा प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन का y दिशा में घटक माइनस एम वी साइन फाई होगा। अतः y घटक हो जाएगा 0 बराबर h न्यू डैश बाई c साइन थीटा माइनस mv साइन फाई। अब समीकरण 2 और 3 को व्यवस्थित करने पर mvc कोस फाई बराबर h न्यू माइनस न्यू डैश कोस ऑफ थीटा एवं mvc साइन फाई बराबर h न्यू डैश साइन थीटा।
अब समीकरण 4 व 5 का वर्ग करके जोड़ने पर एवं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सूत्रों का यूज करके जहां कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 इक्वल टू 1 एवं इसी प्रकार कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 रखने पर हमें समीकरण 6 प्राप्त होती है, जो निम्न प्रकार है। एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डेस स्क्वायर माइनस 2 न्यू डेस कोस ऑफ थीटा। अब समीकरण 1 से एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस न्यू डेस प्लस एम जीरो सी स्क्वायर एवं इसका वर्ग करने पर हमें समीकरण 7 प्राप्त होती है, जो निम्न प्रकार है। एम स्क्वायर सी फोर इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डेस स्क्वायर माइनस 2 न्यू डेस प्लस एम जीरो स्क्वायर सी फोर प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डेस एम जीरो सी स्क्वायर। अब दोनों समीकरणों को शॉर्ट रूप में हल करने पर हम क्या करेंगे कि समीकरण 6 को समीकरण 7 में से घटाएंगे और घटाने पर हमें समीकरण 8 प्राप्त होगी, जो निम्न प्रकार है। एम स्क्वायर सी स्क्वायर कोष्टक सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 न्यू डेस एच स्क्वायर 1 माइनस कोस ऑफ थीटा प्लस एम जीरो स्क्वायर सी फोर प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डेस एम जीरो सी स्क्वायर, जहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तथा एम जीरो इलेक्ट्रॉन का विश्राम द्रव्यमान है। हम जानते हैं कि सापेक्षवाद के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान तथा उसके विश्राम द्रव्यमान में निम्न संबंध होता है, जो निम्न प्रकार है। m बराबर एम जीरो अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब समीकरण 9 का वर्ग करने पर हमें एम स्क्वायर बराबर एम जीरो स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्राप्त होता है एवं इसे व्यवस्थित करने पर हमें एम स्क्वायर बराबर एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्राप्त होता है। अब समीकरण 10 से एम स्क्वायर का मान समीकरण 8 में रखने पर और हमें प्राप्त होता है कि 2 न्यू डेस एच स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू 2h न्यू माइनस न्यू डेस एम जीरो सी स्क्वायर, या न्यू डेस एच 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू न्यू माइनस न्यू डेस एम जीरो सी स्क्वायर। इसको हल करने पर हमें प्राप्त होता है h अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू न्यू माइनस न्यू डेस अपॉन न्यू डेस, तथा अब इसको सिंपली हल करने पर हमें प्राप्त होता है h अपॉन एम जीरो सी 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू सी 1 अपॉन न्यू डेस माइनस 1 अपॉन न्यू। चूँकि हम जानते हैं कि न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है, या लेमडा बराबर सी अपॉन न्यू होता है। अतः समीकरण 11 जो निम्न प्रकार है h अपॉन एम जीरो सी 1 माइनस कोस ऑफ थीटा इक्वल टू सी अपॉन न्यू डेस माइनस सी अपॉन न्यू। तो यहाँ पर सी अपॉन न्यू बराबर लेमडा एवं सी अपॉन न्यू डेस बराबर लेमडा डेस रखने पर हमें प्राप्त होता है h 1 माइनस कोस थीटा अपॉन एम जीरो सी बराबर लेमडा डेस माइनस लेमडा, जिसको हमने लिखा डेल लेमडा, और जो ये डेल लेमडा है यही कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है। डेल लेमडा को ही हम तरंगदैर्ध्य विस्थापन कहते हैं। अतः डेल लेमडा बराबर h अपॉन एम जीरो h इंटू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन एम जीरो सी इक्वल टू लेमडा डेस माइनस लेमडा, जहाँ लेमडा डेस परकिरणित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य है तथा लेमडा आपतित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य है। तो इस समीकरण से स्पष्ट है कि परकिरणित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य आपतित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य से अधिक होती है। कॉम्पटन प्रभाव है तथा डेल लेमडा का मान केवल परकिरण के कोण थीटा पर निर्भर करता है। यह न तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है एवं न ही आपतित विकिरण की तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। यदि परकिरण कोण का मान थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, अर्थात आपतित एवं परकिरणित विकिरण समानांतर हो, तो तरंगदैर्ध्य विस्थापन डेल लेमडा बराबर h अपॉन एम जीरो सी 1 माइनस कोस थीटा में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखने पर, चूँकि हम जानते हैं कि कोस 0 बराबर 1, तो डेल लेमडा बराबर h अपॉन एम जीरो सी 1 माइनस 1, तो डेल लेमडा बराबर 0 प्राप्त होता है।
तो इससे स्पष्ट है कि परिकिणित विकिरण की तरंगदैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि परिकिरण कोण थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, अर्थात परिकिणित विकिरण आपतित विकिरण के लंबवत दिशा में हो, तो इस कंडीशन में चूंकि कोस थीटा बराबर कोस 90 इक्वल टू 0, तो हमें डेल लेमडा बराबर H/m0c प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में डेल लेमडा बराबर H/m0c, जिसमें H/m0 व c का मान रखने पर, चूँकि जहाँ h प्लांक कांस्टेंट है जिसका मान 6.62 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड, m0 विश्राम द्रव्यमान है जिसका मान 9.1 10⁻⁻28 ग्राम, c 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। सो यह वैल्यू रखने पर हमें डेल लेमडा बराबर 0.0242 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है, जहाँ 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है। यहाँ मेन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो आपतित विकिरण की लंबवत दिशा में परिकिरण होता है, तो उसमें जो हमें डेल लेमडा का स्थिर मान प्राप्त होता है उसे ही हम कॉम्पटन तरंगदैर्ध्य कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन का कॉम्पटन तरंगदैर्ध्य कहलाता है, और जिसका मान है 0.0242 एंगस्ट्रॉम। यदि परिकिरण कोण थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो, अर्थात आपतित विकिरण की दिशा से ठीक विपरीत दिशा में परिकिणित विकिरण हो, तो इस कंडीशन में कोस थीटा इक्वल टू कोस 180 इक्वल टू -1। अतः यहाँ से हमें डेल लेमडा बराबर 2H/m0c प्राप्त होता है, या डेल लेमडा बराबर 0.0484 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है। तो यहाँ डेल लेमडा बराबर 0.0484 एंगस्ट्रॉम। यह मान कॉम्पटन तरंगदैर्ध्य से दुगुना होता है, चूँकि थीटा का मान भी दुगुना है। अतः इससे स्पष्ट है कि थीटा के मान में जितनी वृद्धि होगी उसी अनुपात में तरंगदैर्ध्य विस्थापन डेल लेमडा के मान में वृद्धि होती है। अब डिस्कस करेंगे कॉम्पटन प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन। कॉम्पटन प्रभाव प्रायोगिक सत्यापन के लिए कॉम्पटन का यह उपकरण दिखाया गया है, जिसमें यह एक शीशे का कक्ष है जिसमें एक्स किरण नली रखी हुई है, जो कि एक वर्णी प्रकाश निकलता है। तो शीशे के कक्ष Q में रखी एक एक्स किरण नली से एक वर्णी प्रकाश परिकिणित होकर स्लिट S1 व ये इसमें क्या एक शीशे का कक्ष है जिसमें एक्स किरण नली यानी स्रोत रखा हुआ है, जिससे एक वर्णी प्रकाश निकलता है, जो कि स्लिट S1 के माध्यम से होता हुआ परिकिणित होता है, तथा स्लिट S2 व S3 द्वारा ब्रेग के एक्स किरण, ये है किरण स्पेक्ट्रोमापी के क्रिस्टल C पर आपतित करवाया जाता है, जिसके द्वारा परिकिरण विकिरणों की तरंगदैर्ध्य बॉक्स आई द्वारा मापी जाती है। इसमें जो ये परिकिणक आर है उसको घुमाकर हम परिकिरण कोण को परिवर्तित कर सकते हैं। सो यहाँ से निकला हुआ एक वर्णी एक्स किरणों से एक वर्णी प्रकाश निकलता है, जो कि परिकिरण से स्लिट S2 व S3 के माध्यम से क्रिस्टल C पर आपतित करवाया जाता है, और यहाँ से हम परिकिरण किरणों की तरंगदैर्ध्य बॉक्स आई में मापते हैं। कॉम्पटन ने देखा कि थीटा बराबर 90 डिग्री पर तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन को ज्ञात किया, और जो कि 0.022 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है, और लेकिन हम समीकरण के द्वारा जो कि डेल लेमडा बराबर H1 - cos थीटा अपॉन m0c है उसमें रखते हैं, तो हमें मान 0.0242 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट है कि प्रायोगिक मान सैद्धांतिक मान से बहुत मेल खाता है। इस प्रकार कॉम्पटन ने कॉम्पटन प्रभाव के सत्यता की पुष्टि की, तथा कॉम्पटन ने बताया कि जैसे जैसे परिकिरण कोण थीटा का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन अर्थात तरंगदैर्ध्य विस्थापन डेल लेमडा का मान भी बढ़ेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हाइड्रोजन के बोर प्रतिरूप तथा
बोर प्रतिरूप का हाइड्रोजन के लिए कैसे उपयोग किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे।